लेट्स स्टार्ट। तो अपन लेते हैं नया चैप्टर पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में। नया चैप्टर पढ़ेंगे अपन, चैप्टर 5 लेते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा से शुरू करते हैं। हमने पहले आवेश पढ़ लिया है, आवेश के बाद अब आती है विद्युत धारा। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है अच्छे से। पहला टॉपिक अपना यही आएगा, विद्युत धारा। इसका इंट्रोडक्शन 10th क्लास में हो चुका था, आपने पढ़ा था विद्युत धारा, विद्युत विभव, ओम का नियम, वो सभी चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी। तो चैप्टर आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है ना। तो विद्युत धारा से ही शुरू करें। क्या होती है विद्युत धारा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये अपने 10th क्लास में पढ़ा है। आवेश प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश, है ना। दो तरीके से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, याद करो। विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय। तो इसको क्या पढ़ते हैं अपन? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। या फिर जैसे आप मान लें कि कोई एक चालक तार है, ये चालक तार है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है ऐसे। तो चालक तार का कोई एक निश्चित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, कोई एक छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा अपन बीच में से काट के निकालें, जैसे नींबू की स्लाइस होती है उस तरीके से, तो काट के निकालें। तो अपन यहाँ यदि गौर करें तो 1 सेकंड में यहाँ से कितना आवेश प्रवाहित होता है। 1 सेकंड में यहाँ से कितना आवेश प्रवाहित होगा, वही क्या कहलाएगी बता, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन दूसरे शब्दों में क्या हो गई कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश, प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। या दूसरे शब्दों में आसान डेफिनेशन क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यदि आपको औसत विद्युत धारा ज्ञात करनी है, औसत विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा परिवर्तनशील है और आपको औसत विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे I बराबर Q/T। औसत विद्युत धारा मतलब कुल आवेश बटे कुल समय। जैसे औसत चाल निकालते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, ऐसे ही औसत विद्युत धारा आएगी कुल आवेश बटे कुल समय। और अगर आपको तात्क्षणिक धारा निकालनी है, तात्क्षणिक विद्युत धारा, तो तात्क्षणिक धारा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर dQ/dt। तात्क्षणिक का मतलब किसी एक क्षण पर, किसी एक पल पर, मतलब एक निश्चित समय पर ज्ञात करनी हो, तब तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, dQ/dt। और पूरा एक लंबे समय के लिए औसत निकालना हो तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Q/T। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई तात्क्षणिक धारा। अब बात करें धारा की, तो धारा कैसी राशि है बताओ, विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है, दूसरा इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, एम्पियर। एम्पियर होता है, ए से लिखते हैं। ठीक है, या दूसरा मात्रक आप क्या लिख सकते हो, आवेश बटे समय। आवेश का क्या होता है, कूलाम, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तीसरी बात है ना। तो तीसरा देखो आप, इसकी विमा क्या होगी, विमा, तो विमा होगी M0 L0 T0 A1, विद्युत धारा की विमा। ठीक है, M0 L0 T0 A1, ए मतलब एम्पियर, और एम्पियर एक बार आया तो एम्पियर 1। ठीक है, आगे यदि बात करें अपन दिशा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा
विद्युत धारा किस दिशा में बहती है। तो आप देखना, जैसे कोई चालक तार है, इस चालक तार में यदि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गतिमान है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ये है, तो विद्युत धारा की दिशा कौन सी रहेगी बताओ। विद्युत धारा की दिशा इसके विपरीत। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किधर रहेगी, इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा के विपरीत रहेगी। ठीक है। दूसरा, अगर कोई सेल या बैटरी जुड़ी हुई है ऐसे, ये किसका चिन्ह है, सेल का, ये धनावेशित टर्मिनल है, ऋणावेशित। धनावेशित को बोलते हैं उच्च विभव वाला सिरा और ऋणावेशित को बोलेंगे निम्न विभव वाला सिरा। तो अगर ये सेल जुड़ा हुआ है किसी परिपथ में, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में। लेकिन अगर कोई धनावेश की बात करें, जैसे मान लो धनायन है, धनायन या धनावेश है, ये इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो अब विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किधर होगी, इधर ही होगी या नहीं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणायन, और ये क्या है बताओ, धनायन। ये ऋणावेश है, धनावेश है, तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धनावेश के गति की दिशा में या फिर इलेक्ट्रॉनों के गति की विपरीत दिशा में। ठीक है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन में कमी या इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, तो ज़्यादातर अपन इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं। इसलिए विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किधर बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में। अब सवाल ये उठता है कि जो मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि मतलब इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि विद्युत धारा की दिशा, फिर भी कह रहा हूँ विद्युत धारा की दिशा, तो ऐसा संभव है, हाँ संभव है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत धारा की कोई दिशा नहीं होती, विद्युत धारा की कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन उसके प्रवाह की दिशा होती है, उसके प्रवाह की दिशा। समझ रहे हो? प्रवाह मतलब कैसे वो प्रवाहित हो रही है, उसकी दिशा निश्चित होती है। जैसे आप देखते हो पानी है, पानी बहता हुआ जा रहा है, पानी को आप फैलाओ फर्श पे, बहता हुआ जा रहा है वो, तो क्या उसकी कोई निश्चित दिशा हो सकती है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है किधर ढलान है, कहाँ पे श्यानता कम है, उस तरफ ज़्यादा प्रवाहित होगा। मतलब प्रवाहित तो हो रहा है, लेकिन वो पानी की दिशा नहीं है, वो पानी के प्रवाहित होने की दिशा है। और वो किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कि कहाँ उसे फैलाया गया है। इसी प्रकार यहाँ जो विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ऐसा हुआ कभी विद्युत धारा उत्तर दिशा से आ रही है या दक्षिण दिशा से आ रही है? नहीं, विद्युत धारा की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। लेकिन जब वो प्रवाहित होती है तो प्रवाह की दिशा होती है, किस दिशा में प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में। अब देखो, इलेक्ट्रॉन क्या निश्चित दिशा में गति करेंगे? नहीं, किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हो, कुछ इधर जा रहे हो, कुछ इधर जा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह किस दिशा में हो रहा है ये नहीं पता, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन जब ये प्रवाहित होगी तो इसके प्रवाह की दिशा होती है किधर? इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में। ठीक है, फिर आगे आओ, कुछ और पॉइंट लेते हैं इसी को लेके। देखो आप आगे अपन लेते हैं नेक्स्ट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को समझते हैं। जैसे आपके पास एक चालक तार है मोटा, ऐसा मोटा चालक तार है और एक मोटा चालक तार ही रहा है। मान ले कि पहले बड़ा चालक तार था, एक ही था, बीच में से टूट गया तो हम क्या करेंगे? जॉइंट बनाएंगे। तो जॉइंट में यहाँ मान लेते हैं बीच में एक पतला चालक तार अपन ने लगा दिया। अब दोनों क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। अब मान लो कि इसमें धारा एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है आई, तो यहाँ इस पूरे तार में धारा आई रहेगी, इस पूरे तार में भी धारा आई रहेगी और इसमें भी धारा क्या रहेगी बताओ? आई रहेगी। समझ में आया? मतलब
तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस पर धारा निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जैसे आपने घरों में देखा होगा कि जैसे कोई तार बीच में से टूट गया और उतना ही मोटा तार ना मिले तो पतला तार लगा के भी अपन काम चला लेते हैं, धारा उतनी प्रवाहित होगी। बस ये कि पतला तार जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। बाकी धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, धारा उतनी ही प्रवाहित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा कभी भी तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, आगे बात करें, पदार्थों में धारा चालन, पदार्थों में धारा चालन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये समझाते हैं। पहले बात करते हैं चालकों की। चालक पदार्थ हैं, चालक पदार्थों में धारा का चालन कैसे होगा। तो चालक क्या होती है बताओ, धातुएं। चालक होती हैं धातुएं, और आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाती है, या धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक कौन से पदार्थ होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो जिस दिशा में वो गति करेंगे उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो चालकों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन समझते हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से ढीले बंधे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से ढीले बंधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण चालकों में धारा का प्रवाह होता है। दूसरा अपन लेते हैं कुचालक। तो बताओ कुचालक में धारा का प्रवाह होता है क्या। कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है सामान्य ताप पर। ठीक है, आगे देखो, तीसरा लेते हैं अर्धचालक। तो ये अर्धचालक में क्या होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो निम्न ताप पर तो कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं और उच्च ताप पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ जो निम्न ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करें और उच्च ताप पर चालक की तरह व्यवहार करें, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। ये अर्धचालक नाम का एक अलग से चैप्टर मिलेगा अपने सिलेबस में, 16 चैप्टर है अपना, तो वहाँ अपन डिटेल से पढ़ाएंगे। बस अभी तो ये ध्यान रखें कि अर्धचालकों में धारा का चालन होता है। इसमें दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं होल, इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन वो आप जानते हो, और होल क्या होता है, इसका प्रतिकण। प्रतिकण मतलब इसका उल्टा। उल्टा मतलब, उल्टा का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो किसी अर्धचालक पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला जाए, बाहर निकल जाए, सहसंयोजक बंध में बंधा हुआ है, और अगर उसे ताप दिया जाए तो ऊर्जा पाकर वो बंध टूटेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की वहाँ क्या रह जाएगी, कमी, इलेक्ट्रॉन की रिक्ति रह जाएगी, खाली स्थान रह जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम क्या कहते हैं बताओ, होल। इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, होल। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और होल धनावेशित माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई। कमी हो गई मतलब वो जगह पे, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता तो वहाँ कैसा आवेश होता, ऋणावेश, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया तो कैसा आवेश आ गया, वहाँ धनावेश। तो अर्धचालकों में धारा का चालन किसकी सहायता से होता है, इलेक्ट्रॉन और होल। मतलब अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन भी गतिमान होते हैं और होल भी गतिमान होते हैं। चालकों में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, इनसे विद्युत धारा चलती है। कुचालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों गति करते हैं, तो दोनों की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है। और कैसे प्रवाहित होगी कि इलेक्ट्रॉन की गति के तो विपरीत दिशा में और होल की गति के समान दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ये अर्धचालक हो गए। बोलो हुए या नहीं।
तो इस तरीके से अपन विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप याद करो, पहले चैप्टर में Q बराबर NE, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा है आपने, आवेश का क्वांटीकरण। Q बराबर NE, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो चाहो तो आप यहाँ Q की जगह पे NE लिख सकते हो, तो धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NE/T। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, NE/T। ठीक है। अब इस विद्युत धारा के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। जैसे बड़ा मात्रक हो गया एम्पियर, छोटे मात्रक होते हैं मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा करेंगे। माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6, ये अपन पहले के चैप्टर्स में बता चुके हैं आपको, है ना। तो ये थी आपके पास विद्युत धारा। अगला टॉपिक लेते हैं इसमें। तो अगला टॉपिक आता है आपके पास धारा घनत्व, है ना। अगला टॉपिक आपके पास आता है धारा घनत्व। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें लेते हैं। अगला टॉपिक आता है धारा घनत्व। ठीक है। तो अगला टॉपिक लेते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है इसको समझना है आपको, है ना। जैसे आपके पास कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, मोटा बनाया अपन ने। अपने जो तांबे के तार होते हैं, घरों में जो तार यूज आते हैं, उन्हीं तारों की बात कर रहे हैं, बेलनाकार होते हैं वो। ठीक है। थोड़ा सा मोटा बनाया अपन ने समझने के लिए। तो ये कोई चालक तार है। अब मान ले चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और ये विद्युत धारा ऐसे गुजर के जा रही है, यूँ इस सतह के लंबवत गुजर के जा रही है ये विद्युत धारा। ठीक है। और ये जो अनुप्रस्थ काट है, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा, ये कैसे गुजर रही है, इसके लंबवत। तो किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा उस चालक तार के लिए धारा घनत्व कहलाती है। तो धारा घनत्व को अपन J से व्यक्त करते हैं, J से। धारा घनत्व को किससे व्यक्त करेंगे, J से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I/A। क्या फॉर्मूला होगा, I/A। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो परिभाषा समझ में आई। किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा क्या कहलाएगी बताओ, धारा घनत्व। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो आप यहाँ मुझे बताओ क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी। तो चैप्टर 2 में, पूरे चैप्टर में आपको समझाया था चैप्टर के शुरू में ही, कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे लेते हैं, कि जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा तो ये इधर ही आएगी, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला कब लिया, जब क्षेत्रफल की दिशा और धारा के प्रवाह की दिशा क्या रहे बताओ, एक ही तरफ हो। तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगाया। अब थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ कैसे करते हैं अपन, कि ये आपके पास कोई चालक तार है। अब इसको यहाँ थोड़ा तिरछा काट देते हैं, ऐसे तिरछा काट दिया, ये समझ में आया, चाकू से ऐसे तिरछा काट दिया है। तो अब मुझे बताओ विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी। विद्युत धारा यूँ प्रवाहित होगी, इधर जाएगी विद्युत धारा, I जाएगी। जबकि क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत होगी और बाहर की ओर होगी, इधर पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर होगी या नहीं। मान लेते हैं इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। अब यहाँ पे देखो विद्युत धारा अदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है। ठीक है। ये आपको चैप्टर 2 में समझाया गया है ना। तो सदिश राशियों के घटक किए जा सकते हैं। तो सदिश राशियों के 2 घटक होंगे। कैसे होंगे, एक रेखा तो ये हो गई और एक रेखा इसके लंबवत ले लेंगे।
लंबवत मतलब मान ले ये x अक्ष है और ये क्या हो गया बताओ y अक्ष। तो इसके घटक करने, तो ये जिस रेखा के साथ थीटा कोण बना रहा है वो वाला घटक तो क्या हो जाएगा a cos थीटा, और इसके लंबवत वाला घटक क्या हो जाएगा बताओ a sin थीटा। और घटक करने का मतलब क्या होता है? घटक करने का मतलब होता है कि अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा है, इसके दो टुकड़े कर दिए अपन ने अलग अलग। जैसे मान लो कि ये 50 था तो इसके दो टुकड़े अलग अलग कर दिए 25-25 ऐसे, ठीक है। तो अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अब इन घटकों का अस्तित्व है। तो अब यदि फॉर्मूला बनाए जे का धारा घनत्व का तो क्या बनेगा? वही फॉर्मूला, ऊपर तो क्या आएगी धारा और नीचे क्या लेंगे बताओ क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल कौन सा लेंगे, मैच करो। यहाँ कौन सा क्षेत्रफल लिया था? जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में था। तो यहाँ भी कौन सा क्षेत्रफल लेंगे? जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में हो। कौन सा वाला दिशा में? a cos थीटा। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे बताओ? a cos थीटा लिखेंगे या नहीं? तो ये हो गया धारा घनत्व का फॉर्मूला। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब धारा पृष्ठ के लंबवत गुजर रही है तब तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे I/A, और अगर पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजर रही है तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ? I/A cos थीटा, I/A cos थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास धारा घनत्व। बाकी आप चेक कर सकते हो, यही फॉर्मूला यूज लो, इसी से ये बन जाता है। कैसे कि देखो थीटा क्या है यहाँ, थीटा क्या है? थीटा a व I की दिशा के मध्य कोण, दिशा के मध्य कोण है या नहीं? तो आप परमानेंट यही फॉर्मूला लगाएं। क्यों? a और I की दिशा के मध्य कोण है। अब मान ले कि ये वाला केस आ जाए, तो ये वाला केस आए तो यहाँ a और I की दिशा क्या हो गई? समान। तो इनके मध्य कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। इनके मध्य कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री रख दो तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो cos 0 का मान 1 हो गया, तो फॉर्मूला कौन सा बन गया? वही बन गया। बोलो बना है? क्लियर है? तो व्यापक रूप में ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, केवल परिभाषा के लिए ये ले सकते हो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले अलग अलग कब लगेंगे समझ में आ रहा है आपके? जब धारा पृष्ठ के लंबवत, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजर रही हो तब तो डायरेक्ट ये लगा सकते हो, और अगर लंबवत नहीं हो तो ये लगा सकते हो। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। a को इधर गुणा कर दो a cos थीटा को, तो JI बराबर JA cos थीटा हो गया, JA cos थीटा। अब आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं अपन ने सदिश में, a डॉट b सदिश a डॉट सदिश b, इसका मतलब होता है AB cos थीटा। ये 11th क्लास में पढ़ा है आपने सदिश, a डॉट b बराबर AB cos थीटा। तो यहाँ पे देखो JA cos थीटा लिखा हुआ है, AB cos थीटा की तरह यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? I बराबर J डॉट A, क्या लिख सकते हैं? J डॉट A। तो ये जो है ये क्या कहलाता है? दो सदिशों का डॉट गुणा या दो सदिशों का अदिश गुणा। तो यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का अदिश गुणा। तो मैं कह रहा हूँ दो सदिशों का, तो इसका मतलब ये दोनों कैसी राशि हैं? सदिश राशि। तो J कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। तो धारा घनत्व के बारे में बोलें तो धारा घनत्व कैसी राशि होगी बताओ? सदिश राशि। धारा घनत्व कैसी राशि होगी बताओ? सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक। तो धारा घनत्व का मात्रक बताओ? I/A, मतलब एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं? इसकी विमा निकालना चाहो, विमा, तो विमा कैसे निकालेंगे बताओ? ऊपर तो विद्युत धारा, विद्युत धारा की विमा क्या बताई? M0 L0 T0 A1, ये। और क्षेत्रफल की विमा बताओ? तो क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई की विमा L1 और चौड़ाई की विमा भी L1, क्योंकि ये दूरियां हैं। तो L1 गुणा L1, ये L2 हो जाएगा।
ऊपर आ जाएगा तो क्या बचेगा, m0 L-2 T0 और A1 हो गया। तो ये आपके पास हो गई धारा घनत्व की विमा। तो आपको ध्यान रखना है धारा घनत्व एक सदिश राशि है और मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगला टॉपिक लेते हैं। तो अगला टॉपिक अपने पास आता है अपवहन वेग। अगला टॉपिक आता है अपवहन वेग। तो अपवहन वेग को आप समझेंगे। तो अपवहन वेग क्या है, बड़ा टॉपिक है, लेंदी है, तो इसको कल की क्लास में लेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इम्पोर्टेंट भी है 3 नंबर का, है ना। तो कल ले लेंगे इसको, आज के लिए इतना ही।